नमस्ते दोस्तों। डर की दास्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक आम सा ट्रक ड्राइवर किसी सुनसान सड़क पर किसी ऐसी जगह पहुंच जाए जहां से आज तक कोई सही सलामत वापस न लौटा हो, तो उसके साथ क्या होगा? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची डरावनी कहानी जो शुरू होती है पंजाब की अंधेरी सड़कों से। एक ट्रक, एक ड्राइवर और एक टूटा हुआ ढाबा, जहां छुपा है एक खौफनाक रहस्य। क्या वो सिर्फ एक हादसा था या किसी साजिश की शुरुआत? क्या वो आवाजें असली थीं या किसी आत्मा की पुकार? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे इस पूरी हॉरर सीरीज में, सिर्फ और सिर्फ हमारे इस चैनल डर की दास्तान पर। तो तैयार हो जाइए, डरने के लिए, सोचने के लिए और सच्चाई जानने के लिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप एक भी कहानी मिस न करें। मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं डर की सबसे सच्ची दास्तान, यहीं हमारे चैनल डर की दास्तान पर। मैं पिछले 12 साल से ट्रक चला रहा हूं। पूरा हिंदुस्तान छान मारा है। राजस्थान की तपती सड़कें, बंगाल की बारिश और हिमाचल की पहाड़ियां। लेकिन जो डर मुझे पंजाब की एक सुनसान हाईवे पर लगा, वो आज तक नहीं भूला। उस रात भी बाकी रातों जैसी ही थी। ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में आधा चांद लटका हुआ था और मेरी ट्रक की हेडलाइट अंधेरे को चीरती आगे बढ़ रही थी। मैं अमृतसर से लुधियाना की तरफ माल लेकर जा रहा था। गेहूं की बोरियां लदी थीं, डिलीवरी सुबह तक करनी थी। घड़ी में रात के करीब 12:40 बज रहे थे। रेडियो पर पुराने पंजाबी गाने चल रहे थे। चन वे मैं तेरी हो गई, मैं धीरे धीरे गुनगुना रहा था। थकान थी, पर काम भी जरूरी था। रास्ते में दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी, बस मैं, मेरी ट्रक और ये अनंत अंधेरा। करीब आधे घंटे बाद मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने शीशे में देखा, पीछे कोई नहीं। बाईं तरफ खेत, दाईं तरफ पेड़, सब सामान्य था, फिर भी दिल बेचैन था। मैंने सोचा शायद नींद की वजह से ऐसा लग रहा है। एक चाय की दुकान दिख जाए तो रुकूंगा, यही सोचकर आगे बढ़ता रहा। करीब 1:15 बजे मुझे सड़क किनारे एक पुराना ढाबा दिखा। टूटा हुआ बोर्ड, गोल्डन ढाबा, आधा गिरा हुआ। लाइट बंद, खिड़कियां टूटी हुईं। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से कोई आया ही ना हो। मैंने ब्रेक धीमा किया, मन हुआ रुक जाऊं। फिर सोचा नहीं, बेकार जगह है। फिर तभी मेरी ट्रक अपने आप धीमी होने लगी। मैंने एक्सीलेटर दबाया, कुछ नहीं हुआ। स्पीड कम होती गई, दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या? मैंने ब्रेक नहीं लगाया था। फिर भी ट्रक रुक गया, ठीक उसी ढाबे के सामने। मैं पसीने पसीने हो गया। इंजन बंद, रेडियो भी चुप, चारों तरफ सन्नाटा, बस झींगरों की आवाज। मैंने दोबारा स्टार्ट किया, क्लिक क्लिक, कुछ नहीं। अचानक ढाबे के अंदर से ठक ठक ठक, जैसे कोई लाठी से फर्श पीट रहा हो। मेरी सांस अटक गई। मैंने खिड़की से झांका, अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मुझे लगा कोई खड़ा है ढाबे के दरवाजे पर, एक लंबी सी परछाई जो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे, गला सूख गया। मैंने भगवान का नाम लिया, वाहेगुरु, और चिल्लाया, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस वो परछाई, और थोड़ी थोड़ी हिलती हुई। फिर अचानक वो गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। उसी पल मेरी ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गई, घुर्र। मैंने बिना सोचे फुल एक्सीलेटर दबाया। ट्रक तेजी से आगे बढ़ गई। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक बार भी नहीं। करीब 10 किलोमीटर आगे जाकर मैं रुका। पूरा शरीर कांप रहा था, दिल अब भी पागलों की तरह धड़क रहा था। मैंने पानी पिया और खुद से कहा कि यह सब बस वहम था, थकान थी। लेकिन मेरे मन में एक सवाल घूम रहा था, अगर वहम था तो ट्रक अपने आप कैसे लुकी और अपने आप कैसे स्टार्ट हुई? उस रात मुझे पता नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी। असल डर अभी आना बाकी था। उस रात मैं बहुत देर तक ट्रक के अंदर ही बैठा रहा। इंजन बंद था, लाइट भी ऑफ कर दी थी, बस अंधेरा और मेरी तेज चलती सांसें। दिल अब भी मानने को तैयार नहीं था कि जो हुआ वो सिर्फ वहम था। मैंने मोबाइल निकाला, नेटवर्क, एक भी लाइन नहीं। कमाल है, मैंने बुदबुदाया। इस हाईवे पर आमतौर पर नेटवर्क रहता था, पर आज कुछ भी नहीं। मैंने शीशे से बाहर देखा, चारों तरफ खेत फैले हुए थे। दूर कहीं कहीं पेड़ खड़े थे, जैसे पहरेदार। हवा चल रही थी, पर उसमें ठंड नहीं, कुछ अजीब सी नमी थी, जैसे किसी पुराने कमरे की सीलन। करीब आधे घंटे बाद मैंने दोबारा ट्रक स्टार्ट किया। इस बार आसानी से चालू हो गई।
मैंने राहत की सांस ली। चल, अब सीधा लुधियाना। और धीरे धीरे आगे बढ़ा। लेकिन मन बार बार पीछे उसी ढाबे की तरफ जा रहा था। वो परछाई, वो आवाज, सब दिमाग में घूम रहा था। करीब 5 किलोमीटर आगे मुझे सड़क किनारे एक छोटा सा चाय का ढेला दिखा। एक पीली बल्ब की रोशनी, और पास में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। मैंने ट्रक रोकी। अब मुझे किसी इंसान से बात करनी थी, वरना मैं पागल हो जाता। मैं नीचे उतरा। सत श्री अकाल बाबा। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अजीब थीं, बहुत गहरी, जैसे बहुत कुछ देख चुकी हों। सत श्री अकाल पुत्र। उसकी आवाज भारी थी। मैंने चाय मांगी। वो बनाने लगा। मैंने हिम्मत करके पूछा, बाबा, यहां से पीछे एक पुराना ढाबा है, गोल्डन ढाबा। उसका हाथ अचानक रुक गया। चाय का भगोना कांप गया। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा। तू वहां रुका था? मैंने धीरे से कहा, हाँ। वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और पास आकर बोला, फिर भी जिंदा है। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। क्या मतलब बाबा? उसने चारों तरफ देखा, जैसे कोई सुन न ले। फिर धीरे से बोला, 20 साल पहले उस ढाबे में आग लगी थी। रात को पूरी फैमिली अंदर थी। मालिक, उसकी बीवी, 2 बच्चे, सब जल गए। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकले। और तब से वो जगह खाली है। जो भी रात को वहां रुका, वो वापस नहीं लौटा। मैंने घबरा कर कहा, पर मैं तो रुका ही नहीं, बस ट्रक अपने आप रुक गई थी। बाबा ने मेरी आंखों में देखा। वो तुझे बुला रहे थे पुत्र। मेरे हाथ से चाय गिर गई। कौन बुला रहे थे? वो बोला, जो वहां जल गए। मेरे दिमाग में फिर वही परछाई घूम गई, लंबी, काली, हिलती हुई। आज पहली बार हुआ है? बाबा ने पूछा। हां। वो सिर हिलाने लगा। तो समझ जा, तुझे चुन लिया गया है। किस लिए? मैंने कांपते हुए पूछा। वो खुद बताएंगे। मैंने पैसे दिए और जल्दी से ट्रक में बैठ गया। अब वहां 1 सेकंड भी रुकने की हिम्मत नहीं थी। मैंने ट्रक स्टार्ट की और फुल स्पीड में आगे बढ़ा। लेकिन कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे रेडियो पर अब गाने नहीं बज रहे थे। अब एक ही आवाज आ रही थी, बहुत धीमी, फुसफुसाती हुई। रुक जा, वापस आ, रुक जा। मैंने रेडियो बंद कर दिया, पर आवाज अब भी आ रही थी, सीधे मेरे कानों में। और तभी शीशे में मुझे पीछे की सीट पर किसी के बैठने का एहसास हुआ। इस पल मुझे समझ आ गया, ये कहानी अभी शुरू हुई है और इससे निकलना इतना आसान नहीं होगा। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। पीछे की सीट, कोई था। मुझे पूरा यकीन हो गया था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जकड़ गए, पसीना माथे से बहने लगा। मैंने धीरे धीरे शीशे में देखा। पहले कुछ नहीं दिखा, फिर हल्की सी परछाई, जैसे कोई सिर झुकाकर बैठा हो। मेरी आवाज गले में ही अटक गई। कौन है? मैंने कांपते हुए कहा। कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका जो सीधे मेरी गर्दन से टकराया। मैंने खुद को समझाया, नहीं, ये वहम है, थकान है, और एक्सीलरेटर और दबा दिया। स्पीड 80, 90, 100, पर सड़क खत्म ही नहीं हो रही थी। एक ही मोड़, एक ही पेड़, एक ही बिजली का खंभा, बार बार, जैसे मैं गोल गोल घूम रहा हूं। ये क्या हो रहा है? मैंने ब्रेक मारा, ट्रक रुकी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली थी, कुछ भी नहीं। मैंने राहत की सांस ली। देखा, कुछ नहीं था। लेकिन तभी मेरे कान के पास किसी ने धीरे से फुसफुसाया, झूठ मत बोल। मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। मैंने सामने देखा, कोई नहीं, पर आवाज साफ थी, बहुत पास से आई थी। मैंने ट्रक दोबारा चलाया। अब मेरी हालत खराब हो चुकी थी। हाथ कांप रहे थे, आंखें जल रही थीं। तभी सड़क के किनारे मुझे एक औरत खड़ी दिखी। सफेद कपड़े, लंबे खुले बाल, सिर झुका हुआ। रात के इस समय यहां? मैंने सोचा, शायद कोई मदद चाहती हो। मैंने स्पीड कम की। बहन जी, क्या हुआ? मैंने खिड़की से पूछा। वो धीरे धीरे सिर उठाने लगी, बहुत धीरे, बहुत डरावने तरीके से। उसका चेहरा काला पड़ा हुआ था, जला हुआ। आंखें नहीं थीं, बस गहरे गड्ढे। मैंने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक चीखती हुई रुकी। मैंने आंखें बंद कर लीं। वाहेगुरु, बचाओ। कुछ सेकंड बाद मैंने फिर देखा, वहां कोई नहीं था। सड़क खाली, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब मैं समझ चुका था,
ये सब असली है, ये कोई सपना नहीं, कोई वहम नहीं। वो ढाबा, वो आत्माएं अब मेरे पीछे पड़ चुकी थीं। कुछ दूर आगे एक छोटा सा गुरुद्वारा दिखा, हल्की रोशनी। दिल को थोड़ा सुकून मिला। मैंने बिना सोचे ट्रक वहीं मोड़ दी। अंदर से शब्द की आवाज आ रही थी। मैं भागते हुए अंदर गया, माथा टेका, आंखों से आंसू निकल आए। हे वाहेगुरु, मुझे बचा लो। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं कांप गया। मुड़कर देखा, एक ग्रंथी जी खड़े थे, सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा। पुत्र, डर गया है तू, उन्होंने कहा। मैंने सारी बात बता दी, ढाबा, परछाई, आवाज, औरत, सब कुछ। वो ध्यान से सुनते रहे, फिर बोले, तू अब अकेला नहीं है, वो तेरे साथ जुड़ गए हैं। जब तक तू सच्चाई तक नहीं पहुंचेगा, वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। सच्चाई क्या है? मैंने पूछा। ग्रंथी जी ने धीरे से कहा, उस आग में कोई एक आत्मा आज भी फंसी हुई है, जो इंसाफ चाहती है, और शायद उसने तुझे चुना है। मेरी सांस रुक गई। मुझे क्यों? वो बोले, क्योंकि तू पहली बार वहां से बचकर निकला है, और तू दिल से बुरा इंसान नहीं है। मैं देर तक वहां बैठा रहा। मन थोड़ा शांत हुआ, पर डर अब भी था, क्योंकि मुझे पता था ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ। असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। मैं पूरी रात गुरुद्वारे के पास ही ट्रक में बैठा रहा। नींद आंखों से कोसों दूर थी। जब भी आंख बंद करता, वो जला हुआ चेहरा सामने आ जाता। वो खाली आंखें, वो फुसफुसाती आवाज, वापस आ। सुबह करीब 4 बजे हल्की हल्की रोशनी होने लगी। पंछियों की आवाज सुनाई देने लगी। थोड़ा सुकून मिला। मैंने सोचा शायद अब सब ठीक हो जाएगा। मैंने ट्रक स्टार्ट की और दोबारा सड़क पर निकल पड़ा। अब मुझे बस एक ही काम करना था, जल्दी से डिलीवरी खत्म करना और इस रास्ते से हमेशा के लिए दूर चले जाना। करीब 1 घंटे बाद मैं लुधियाना के पास पहुंच चुका था। गोदाम दिखने लगा। दिल खुश हुआ। बस थोड़ा सा और। तभी मेरे मोबाइल पर अचानक कॉल आया। अनजान नंबर। मैंने उठाया। हेलो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड सन्नाटा। फिर एक औरत की धीमी आवाज, तू वापस क्यों नहीं आया? मेरे हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। ये वही आवाज थी जो रेडियो पर आई थी। तू हमें छोड़कर कैसे जा सकता है? मैं चिल्लाया, कौन हो तुम? हंसने की आवाज आई, बहुत डरावनी हंसी। जिसे तू ढूंढ रहा है वही। लाइन कट गई। मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मैंने किसी तरह गोदाम तक ट्रक पहुंचाई, माल उतारा, कागजात पूरे किए, सब कुछ मशीन की तरह किया। दिमाग कहीं और था। बार बार वही आवाज गूंज रही थी। काम खत्म होते ही मैंने अपने पुराने दोस्त मनप्रीत को कॉल किया। वो भी ट्रक ड्राइवर था, सालों से इस इलाके में चलता था। मैंने सब बता दिया। वो चुप हो गया, फिर बोला, भाई तू सच में बड़ी मुसीबत में फंस गया है। क्यों? जिस ढाबे की बात तू कर रहा है, वहां आग हादसा नहीं था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तो वहां हत्या हुई थी। मैं सांस रोककर सुनता रहा। वहां ढाबे का मालिक बहुत लालची था। उसने इंश्योरेंस के पैसे के लिए रात में ढाबे में आग लगा दी। उसे लगा परिवार बाहर है, पर उसकी बेटी अंदर सो रही थी और वो भी जल गई। मेरी आंखें भर आईं। फिर मालिक पागल हो गया। कुछ महीनों बाद उसने खुदकुशी कर ली, पर केस कभी ठीक से खुला नहीं। सब दबा दिया गया। मेरे कानों में वही शब्द गूंज रहे थे, इंसाफ, इंसाफ चाहती है। अब सब समझ में आने लगा। वो आत्मा उस बच्ची की थी जो बिना गलती के मरी थी। शाम होते होते मुझे फिर बेचैनी होने लगी। दिल घबराने लगा, जैसे कोई बुला रहा हो। मोबाइल फिर बजा। इस बार वीडियो कॉल। नंबर वही। मैंने डरते डरते उठाया। स्क्रीन पर वो ढाबा दिख रहा था, जला हुआ, टूटा हुआ, और बीच में एक छोटी बच्ची खड़ी थी, जली हुई, मुस्कुरा रही थी। उसकी आवाज आई, भैया
मुझे घर जाना है, मदद करोगे ना? मेरे मुंह से बस इतना निकला, हाँ। और कॉल कट गई। उसी पल मेरे मोबाइल पर लोकेशन आई, वही पुराना ढाबा। मैं जान गया अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। या तो मैं वापस जाऊंगा और सच बाहर लाऊंगा, या फिर मैं भी कभी वापस नहीं आऊंगा। उस रात मैंने फैसला कर लिया, मैं उस ढाबे पर लौटूंगा, डर के बावजूद, क्योंकि अब ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं थी, ये एक मासूम आत्मा की पुकार थी। उस रात मैं सो नहीं पाया। बार बार आंख बंद करता तो वो बच्ची का चेहरा सामने आ जाता, जली हुई त्वचा और वो मासूम सी मुस्कान। भैया, मुझे घर जाना है। मेरे दिल में कुछ टूट सा गया था। डर तो था, लेकिन अब उससे ज्यादा गुस्सा था उस आदमी पर जिसने अपने ही बच्चे को मार डाला। सुबह होते ही मैंने ट्रक मोड़ लिया, सीधा उसी रास्ते की तरफ, उस पुराने ढाबे की तरफ। हर किलोमीटर के साथ दिल और भारी होता जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य बोझ मेरे सीने पर रख दिया हो। रास्ते में वही खेत, वही पेड़, वही खंबे, सब कुछ जाना पहचाना, पर अब सब डरावना लग रहा था। करीब दोपहर के समय मैं उस जगह के पास पहुंच गया। दूर से ही वो टूटा हुआ बोर्ड दिख गया, गोल्डन ढाबा। हवा में अजीब सी बदबू थी, जली हुई लकड़ी और मिट्टी की सड़ांध। मैंने ट्रक सड़क से थोड़ा हटाकर रोकी, कुछ देर यूं ही बैठा रहा, हिम्मत जुटाता रहा। वाहेगुरु, बस आज मेरा साथ देना। फिर दरवाज़ा खोला और नीचे उतर गया। जैसे ही मैंने पहला कदम रखा, हवा अचानक तेज चलने लगी, सूखे पत्ते उड़ने लगे, पेड़ों से अजीब सी आवाज आने लगी, सर सर। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं धीरे धीरे ढाबे की तरफ बढ़ा। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे पैर जमीन में धंस रहे हों। ढाबे के पास पहुंचते ही दिल जोर से धड़कने लगा। दीवारें काली पड़ी थीं, छत आधी गिरी हुई थी, खिड़कियों में शीशे नहीं थे, बस खाली गड्ढे। अंदर अंधेरा था, बहुत गहरा अंधेरा। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। पहले ही कदम पर मेरे पैर किसी चीज से टकराए। मैंने नीचे देखा, जला हुआ लकड़ी का टुकड़ा और उसके पास एक पुरानी चप्पल, छोटी सी, बच्चे की। मेरा दिल बैठ गया। यहीं सब हुआ था। अंदर का नज़ारा भयानक था। जली हुई मेजें, टूटी कुर्सियां, दीवारों पर काले हाथों के निशान, जैसे कोई आग में फंसकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मेरी आंखें भर आईं। कितना दर्द हुआ होगा। तभी मुझे पीछे से कदमों की आवाज़ सुनाई दी, छप छप, जैसे कोई राख पर चल रहा हो। मैं झट से मुड़ा, कोई नहीं, पर आवाज़ अब भी आ रही थी, धीरे धीरे मेरे पास आती हुई। मेरी सांस तेज हो गई। मैं मदद करने आया हूं, मैं कांपते हुए बोला, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अचानक मेरे सामने हवा में धुआं सा जमा होने लगा, काला, घना। धीरे धीरे उसमें से एक आकृति बनने लगी, एक छोटी लड़की की, जली हुई, टूटी फूटी, पर आंखों में दर्द भरा हुआ। वही थी वो आत्मा। उसकी आवाज़ गूंजी, भैया, तू आ गया। मेरे पैर जवाब दे गए। मैं जमीन पर बैठ गया। हाँ, मैं आ गया, मुझे माफ कर देना, देर हो गई। वो धीरे धीरे मेरे पास आई। हवा ठंडी होती गई। पापा ने झूठ बोला था, वो बोली। उन्होंने कहा था सुबह घुमाने ले जाएंगे और रात को आग लगा दी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं डर गई थी, बहुत दर्द हुआ। कोई नहीं आया। मैंने सिर झुका लिया। अब मैं हूं, अब सब ठीक होगा। उसने मेरी तरफ देखा। मुझे शांति चाहिए, सच सबको बताना होगा। मेरी माँ को भी नहीं पता, सबको लगा हादसा था। मैंने कसकर मुट्ठी बांध ली। मैं सब बताऊंगा, मैं वादा करता हूं। तभी पूरे ढाबे में तेज हवा चली, दीवारें कांपने लगीं और एक भारी आवाज गूंजी, नहीं, जैसे कोई बहुत गुस्से में हो। पूरा माहौल बदल गया और मुझे एहसास हुआ कोई और भी था वहां, कोई बहुत खतरनाक। वो आवाज इतनी भारी थी कि मेरी छाती कांप उठी। पूरा ढाबा हिलने लगा, छत से जली हुई मिट्टी गिरने लगी, धड़ धड़। मैंने बच्ची की आत्मा को अपनी तरफ सिमटते हुए देखा। वो डर गई थी, उसकी आंखों में फिर वही डर लौट आया था। भैया, वो आ गया, उसने कांपते हुए कहा। कौन? मैंने पूछा। मेरे मुंह से आवाज मुश्किल से निकल रही थी। तभी अंधेरे को चीरता हुआ एक साया उभरा, बहुत बड़ा, बहुत काला, जैसे धुएं से बना हो। उसमें से दो लाल आंखें चमक रही थीं और एक टेढ़ी मेढ़ी आकृति, इंसान जैसी पर इंसान नहीं। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। वो मालिक, वो पिता,
जिसने सबको मार डाला। अब समझ में आया, वो भी यहीं भटक रहा था, लेकिन आत्मा नहीं, कुछ और बन चुका था, नफरत से भरा हुआ। वो साया गुर्राया, ये मेरी बेटी है, तू बीच में मत पड़। उसकी आवाज में पागलपन था, गुस्सा था और पछतावा भी। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, तूने उसे मारा, तुझे कोई हक नहीं। पूरा ढाबा कांप उठा। मैंने गलती की, वो चीखा, पर दुनिया ने मुझे राक्षस बना दिया। मैं उसे अपने पास रखूंगा, हम यहीं रहेंगे हमेशा। बच्ची मेरे पीछे छिप गई। नहीं पापा, वो रोने लगी, मुझे डर लगता है। मेरे दिल में आग सी लग गई। मैं चिल्लाया, उसे जाने दे, उसे शांति चाहिए। साया हंसने लगा, बहुत डरावनी हंसी। तू क्या करेगा इंसान? अचानक मेरे मोबाइल की टॉर्च अपने आप तेज जलने लगी। रोशनी पूरे ढाबे में फैल गई। दीवारों पर गुरबानी की लाइनें उभरने लगीं, जो मैंने सुबह गुरुद्वारे में सुनी थीं। मैं खुद भी नहीं जानता था ये कैसे हो रहा है, पर मेरे मुंह से शब्द निकलने लगे। वाहे गुरु, रक्षा करना। मैं लगातार दोहराने लगा। मेरे अंदर एक अजीब सी ताकत आ गई। साया पीछे हटने लगा। वो चीखने लगा, रुको, मत पढ़ो, ये मेरी जगह है। पर मैं नहीं रुका, और जोर से बोला। रोशनी और तेज हो गई। बच्ची की आत्मा चमकने लगी। उसके जले निशान धीरे धीरे मिटने लगे। वो पहले से ज्यादा साफ दिखने लगी, जैसे असली बच्ची। तभी साया पागल हो गया। उसने मेरी तरफ झपट्टा मारा। हवा ठंडी हो गई। मेरी सांस रुकने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई गला दबा रहा हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वाहे गुरु, मैंने आखिरी ताकत से कहा, और उसी पल तेज धमाका हुआ। धड़ाम, जैसे बिजली गिरी हो। पूरा ढाबा रोशनी से भर गया। जब मेरी आंख खुली, मैं जमीन पर पड़ा था। सिर भारी था। चारों तरफ शांति थी, कोई आवाज नहीं। मैंने ऊपर देखा, बच्ची खड़ी थी, अब जली हुई नहीं, साफ कपड़े, मुस्कुराता चेहरा। वो बोली, धन्यवाद भैया, अब मुझे रास्ता मिल गया। धीरे धीरे वो रोशनी में बदलने लगी और हवा में घुल गई। साथ ही वो साया भी किसी धुएं की तरह बिखर गया। ढाबा अचानक हल्का लगने लगा, जैसे कोई बोझ हट गया हो। हवा सामान्य हो गई। पत्तों की आवाज फिर से आने लगी। मैं घुटनों के बल बैठ गया, रोते हुए, थका हुआ, जिंदा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब मुझे सच दुनिया को बताना था, और वो काम सबसे खतरनाक होने वाला था। मैं बहुत देर तक वहीं जमीन पर बैठा रहा। शरीर टूट चुका था, दिल खाली सा लग रहा था, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। ढाबा पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था। वो काली दीवारें अब बस जली हुई ईंटें थीं। कोई परछाई नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं, बस खामोशी। मैं धीरे धीरे उठा। पैर लड़खड़ा रहे थे। ट्रक की तरफ बढ़ा। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी भारी लड़ाई से लौट रहा हूं। ट्रक में बैठकर मैंने गहरी सांस ली। खत्म हुआ, कम से कम मुझे ऐसा लगा। पर जैसे ही मैंने इंजन स्टार्ट किया, मोबाइल बज उठा। वही अनजान नंबर। दिल फिर से कांप गया। अब क्या? मैंने डरते डरते कॉल उठाई। दूसरी तरफ एक सख्त आवाज, तू ढाबे पर गया था ना? मैं चौंक गया। कौन बोल रहा है? ये सवाल मत पूछ, तू जो जानता है वो बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। मतलब? उस केस में बड़े लोग शामिल थे। अगर तू ज्यादा बोला तो अगली लाश तेरी होगी। कॉल कट गई। मेरे हाथ कांपने लगे। अब समझ में आया, ये सिर्फ आत्माओं का मामला नहीं था, जिंदा इंसान भी इसमें फंसे हुए थे, और वो ज्यादा खतरनाक थे। मैं सीधा शहर की तरफ चला। रास्ते भर दिमाग में वही आवाज गूंजती रही, अगली लाश तेरी होगी। कई बार मन हुआ सब भूल जाऊं, कहीं और चला जाऊं, नया काम ढूंढ लूं, नई जिंदगी शुरू करूं। पर फिर वो बच्ची की मुस्कान याद आ जाती, धन्यवाद भैया। और दिल कहता, नहीं, अब पीछे नहीं हट सकता। शाम तक मैं अपने पुराने परिचित पत्रकार रवि के दफ्तर पहुंचा। वो छोटा सा न्यूज़ चैनल चलाता था। ईमानदार था, थोड़ा पागल भी, पर सच्चा। मैंने उसे सब बता दिया, ढाबा, आग, हत्या, धमकी, सब कुछ। वो चुपचाप सुनता रहा। फिर बोला, अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, पर खतरा भी उतना ही बड़ा है। मैंने कहा, मुझे डर नहीं लगता अब, बस सच सामने आना चाहिए। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। ठीक है, तो कल से हम खुद सबूत ढूंढेंगे। उस रात मैं बहुत देर तक सो नहीं पाया। बार बार लगता कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है, किसी के कदमों की आवाज आ रही है। मैं लाइट जला देता, कुछ नहीं होता, पर दिल नहीं मानता।
सुबह मैं और रवि पुराने पुलिस रिकॉर्ड देखने निकले। एक पुराने थाने में वहां एक बूढ़ा हेड कांस्टेबल मिला। नाम था हरदेव सिंह। मैंने जब ढाबे का नाम लिया तो उसका चेहरा उतर गया। तुम क्यों जानना चाहते हो ये सब? उसने पूछा। रवि बोला, हम रिपोर्ट बना रहे हैं। वो हंसा। रिपोर्ट? ये केस कभी फाइलों से बाहर नहीं आएगा। मैंने कहा, पर सच्चाई? उसने मेरी तरफ देखा। सच्चाई कई बार जिंदा लोगों को मार देती है पुत्र। फिर भी वो हमें अंदर ले गया। पुरानी फाइलों के कमरे में धूल से भरी अलमारियां, पीले पड़े कागज और एक फाइल जिस पर लिखा था गोल्डन ढाबा केस 2006। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। रवि ने फाइल धीरे धीरे खोली। धूल का गुबार उठा। मुझे छींक आ गई, पर मन कहीं और था। दिल तेज तेज धड़क रहा था। फाइल के अंदर पुराने अखबारों की कतरनें थीं, पुलिस रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की कॉपी और कुछ हाथ से लिखे नोट्स। रवि ने पहला पन्ना पढ़ा। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट। मैंने कड़वाहट से हंस दिया। झूठ। आगे पढ़ा, मृतक ढाबा मालिक, पत्नी, पुत्री, पुत्र। मैं चौंक गया। पुत्र? मनप्रीत ने तो कहा था सिर्फ बेटी थी। रवि ने भी हैरानी से देखा। यहां तो 2 बच्चों का जिक्र है। हमने आगे पलटा। एक फोटो लगी थी, जली हुई इमारत की, और उसके सामने खड़ा एक आदमी, नेता जैसा, सफेद कुर्ता, काली गाड़ी। मैंने ध्यान से देखा। दिल बैठ गया। ये वही आवाज वाला आदमी हो सकता था जिसने मुझे धमकी दी थी। रवि ने धीरे से कहा, ये तो एमएलए सुरजीत सिंह है, उस टाइम का लोकल नेता। आगे एक सीक्रेट रिपोर्ट थी जो कभी पब्लिक नहीं हुई। हरदेव सिंह ने धीरे से कहा, ये मैंने छुपा कर रखी थी क्योंकि मैं जानता था एक दिन कोई आएगा जो सच जानना चाहेगा। उस रिपोर्ट में लिखा था, ढाबे के मालिक पर भारी कर्ज था। एमएलए से पैसे लिए थे, पैसे वापस नहीं कर पाया। इंश्योरेंस फ्रॉड की प्लानिंग एमएलए के आदमी ने करवाई। आग जानबूझकर लगाई गई ताकि बीमा और जमीन दोनों हाथ लग जाए। मेरे हाथ कांपने लगे। मतलब वो नेता भी दोषी था? हरदेव ने सिर हिलाया। सब जानते थे, पर कोई कुछ नहीं बोला। रवि ने अचानक कहा, देखिए, एक और फोटो। एक छोटी बच्ची, मुस्कुराती हुई, स्कूल यूनिफॉर्म में। पीछे लिखा था, नाम हरप्रीत कौर, उम्र 9 साल। मेरी आंखें भर आईं। यही थी वो, वही आत्मा जिसने मुझसे मदद मांगी थी। तभी बाहर तेज आवाज आई, धड़ाम, जैसे कोई दरवाजा लात मारकर खोल दे। हम तीनों चौंक गए। हरदेव फुसफुसाया, वो लोग आ गए। मुझे डर था। कदमों की आवाज, भारी बूट, 2-3 लोग अंदर घुसे, काले कपड़े, हाथ में डंडे, और आगे वही आदमी, सफेद कुर्ता, सख्त चेहरा। फाइल दो, उसने कहा, धीमी ठंडी आवाज में। रवि सामने खड़ा हो गया। ये अब जनता की है। आदमी हंसा। जनता? कल सुबह तक तुम तीनों की खबर बनेगी। एक आदमी मेरी तरफ बढ़ा। मैं पीछे हटा। दिल जोर से धड़क रहा था। पर तभी अचानक बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। काट! किसी ने चिल्लाया, और उसी पल ठंडी हवा चली, बहुत ठंडी। कमरे में एक जानी पहचानी खुशबू फैल गई, जली हुई लकड़ी की और फूलों की, मिली जुली। मेरे कान में एक आवाज गूंजी, डरो मत भैया, मैं हूं। लाइट अचानक जल उठी। कमरे के बीच एक चमकती हुई परछाई खड़ी थी, एक छोटी लड़की की, हरप्रीत। उसके चेहरे पर शांति थी, पर आंखों में आग। हमलावर पीछे हट गए। एक चिल्लाया, ये क्या है? नेता का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। हरप्रीत ने धीरे से हाथ उठाया। हवा में तेज झोंका आया। फाइलें उड़कर रवि की तरफ आ गईं। मेरे हाथ में मोबाइल अपने आप आ गया और वीडियो रिकॉर्ड होने लगा। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, उनके चेहरे, उनकी डर, उनका सच। फिर हरप्रीत ने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई। अब बारी तुम्हारी है। और वो धीरे धीरे गायब हो गई। बिजली फिर से सामान्य हो गई। कमरा शांत। हमलावर भाग चुके थे, नेता भी। बस हम तीनों, और सच हमारे हाथ में। मैं जानता था अब आखिरी लड़ाई बाकी थी, सच को दुनिया तक पहुंचाने की, और उसमें मेरी जान भी जा सकती थी। उस रात के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब मैं सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर नहीं था, मैं गवाह था। एक ऐसा इंसान जिसके पास सच्चाई थी और जिसकी जान खतरे में थी। मैं, रवि और हरदेव तीनों एक पुराने से होटल में छुप गए, शहर से बाहर।
नाम किसी को नहीं बताया, मोबाइल साइलेंट, लोकेशन ऑफ, पर डर दिल से ऑफ नहीं हो रहा था। हर छोटी आवाज पर चौंक जाते थे। रवि लगातार लैपटॉप पर काम कर रहा था, वीडियो एडिट, डॉक्यूमेंट स्कैन, सबूत तैयार। बस एक बार ये लाइव हो जाए, फिर कोई नहीं रोक पाएगा, वो बोला। मैंने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा फैल रहा था, वैसा ही अंधेरा जैसा उस ढाबे पर था। अगर वो लोग पहले पहुंच गए तो? मैंने पूछा। रवि ने गंभीर होकर कहा, तो हम तीनों खत्म। अगली सुबह एक अजीब बात हुई। मेरे मोबाइल पर फिर नोटिफिकेशन आया। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, बस एक फोटो। वही ढाबा, पर इस बार वहां फूल रखे हुए थे, अगरबत्ती जल रही थी और नीचे लिखा था, धन्यवाद भैया। मेरी आंखें भर आईं। मैं समझ गया, हरप्रीत अब भी देख रही है, पर इस बार रक्षा के लिए। दोपहर तक रवि ने सब तैयार कर लिया। एक एक्सपोजे वीडियो, पूरा सच, नाम, फोटो, डॉक्यूमेंट, सब कुछ। उसे बस अपलोड करना था। रात 8 बजे, प्राइम टाइम, सबसे ज्यादा लोग देखने वाले थे। शाम होते ही माहौल भारी होने लगा। हवा तेज चलने लगी, आसमान में काले बादल, जैसे तूफान आने वाला हो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। दिल बार बार कह रहा था, कुछ गलत होने वाला है। ठीक 7:45 बजे होटल की बिजली चली गई। यह भी कोई टाइम है? रवि झुंझलाया। हरदेव ने धीरे से कहा, यह इत्तेफाक नहीं है। उसी पल नीचे से गाड़ियों की आवाज आई, घर्र घर्र। कई गाड़ियां, ब्रेक की चीख, दरवाजे बंद होने की आवाज। वो आ गए, मैंने फुसफुसाया। रवि का चेहरा पीला पड़ गया। नेट चला गया तो सब खत्म। कदमों की आवाज सीढ़ियों पर गूंजने लगी, थक थक थक। दरवाजे पर दस्तक, तेज, गुस्से से। खोलो। बाहर से आवाज आई, पुलिस। हरदेव फुसफुसाया, नकली है, ये उनके आदमी है। रवि ने जल्दी से मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन किया। सिग्नल कमजोर था, एक ही लाइन। 20% अपलोड हुआ, वो बोला। दिल धड़कने लगा। दरवाजे पर लात पड़ी, धड़ाम। लकड़ी कांप उठी। 40%। एक और लात, धड़ाम। दरवाजे में दरार पड़ गई। 65%। मेरे कान में फिर वही जानी पहचानी आवाज आई, डरो मत, बस थोड़ा और। कमरे में हल्की सी रोशनी फैल गई, ठंडी हवा चली। मैं समझ गया, वो हमारे साथ है। 85%। दरवाजा टूट गया। 3 आदमी अंदर घुसे, हाथ में पिस्तौल। लैपटॉप दो, एक चिल्लाया। मैं उनके सामने खड़ा हो गया। दिल कांप रहा था, पर पैर नहीं हिले। पहले मुझे मारो, मैंने कहा। 95%। एक आदमी ने बंदूक उठाई, मेरी तरफ। उसकी उंगली ट्रिगर पर। मेरी आंखें बंद हो गईं। वाहिदुरू। और तभी कमरे की लाइट अपने आप जल उठी, तेज, बहुत तेज। आदमी चीख पड़े। आंखें, मेरी आंखें। हवा में एक बट्ठी की हंसी गूंजी, मासूम पर ताकतवर। अपलोड पूरा, रवि चिल्लाया। 100%। उसी पल बाहर सायरन की आवाज गूंज उठी। असली पुलिस, नीली बत्ती। ऊं ऊं ऊं। हमलावर घबरा गए, भागने लगे, पर देर हो चुकी थी। दरवाजे पर पुलिस घसाई, सब नीचे लेटो। मैं जमीन पर बैठ गया। सांस टूट रही थी, आंसू बह रहे थे। हम जीत गए थे, लगभग। पर अभी एक आखिरी हिस्सा बाकी था। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। पुलिस हमलावरों को हथकड़ी लगा रही थी। रवि एक कुर्सी पर बैठ गया। उसकी हालत भी मेरे जैसी ही थी, पसीने से भीगा हुआ, थका हुआ, पर आंखों में राहत। हरदेव ने गहरी सांस ली। खत्म हो गया पुत्र, अब सच दब नहीं पाएगा। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। कुछ मिनट पहले मेरी तरफ बंदूक तनी हुई थी, और अब सब खत्म। मैं जिंदा था। पुलिस हमें नीचे ले गई, पूछताछ हुई। हमने सारे सबूत दिए, वीडियो, फाइलें, रिकॉर्डिंग, सब कुछ। अब कोई बहाना नहीं बचा था। अगले कुछ दिनों में पूरा पंजाब हिल गया।
न्यूज़ चैनलों पर बस एक ही खबर, गोल्डन ढाबा केस का खुलासा, नेता गिरफ्तार, उसके आदमी जेल में, पुराना केस दोबारा खुला, हरप्रीत और उसके परिवार को इंसाफ मिला। मुझे कई बार थाने बुलाया गया, कोर्ट में बयान दिए। डर तो अब भी लगता था, पर सच का साथ देने का सुकून उससे बड़ा था। एक दिन मैं फिर उसी सड़क से गुजरा जहां वो ढाबा था। अब वहां एक छोटा सा स्मारक बना था, फोटो लगी थी, अगरबत्ती जल रही थी, फूल रखे थे और नीचे लिखा था, हरप्रीत कौर और परिवार अमर रहें। मैंने ट्रक रोकी, नीचे उतरा, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तूने मुझे मजबूत बना दिया, धन्यवाद। तभी हल्की सी हवा चली और मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो, बहुत हल्का, बहुत अपनापन भरा। मेरे कान में धीमी सी आवाज आई, अब तुम आजाद हो भैया। मैं मुस्कुरा दिया, आंखों में आंसू थे पर डर नहीं। आज मैं अब भी ट्रक चलाता हूं, सड़कें वही हैं, रातें वही हैं, पर मैं बदल चुका हूं। अब अंधेरे से नहीं डरता, क्योंकि मैंने देख लिया है कि सच और हिम्मत किसी भी डर से बड़े होते हैं। अगर मेरी ये कहानी सुनकर किसी एक इंसान को भी हिम्मत मिले तो समझना मेरी लड़ाई सफल रही। और हां दोस्त, अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो याद रखना, हर अंधेरी सड़क के आखिर में एक उजाला जरूर होता है। बस हिम्मत मत हारना। कहानी यहीं खत्म होती है, पर सच्चाई की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। दोस्तों, आपने अभी अभी सुनी एक ट्रक ड्राइवर की वो डरावनी दास्तान जिसने मौत को करीब से देखा, एक मासूम आत्मा को इंसाफ दिलाया और हर डर से लड़कर जिंदा बाहर निकला। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसके पीछे छुपा दर्द, सच और सच्चाई की लड़ाई हमेशा याद रहेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, तो ऐसी ही और डरावनी, रहस्यमय और सच्ची लगने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल डर की दास्तान को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, क्योंकि यहाँ मिलती हैं आपको दिल दहला देने वाली कहानियाँ, सच्चे डर का एहसास और हर अंधेरे के पीछे छुपा सच। मैं हूँ आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं डर की दास्तान, जहाँ हर कहानी डर से शुरू होकर हिम्मत पर खत्म होती है। फिर मिलेंगे एक नई खौफनाक कहानी के साथ।